हेलो, नमस्कार मेरे प्यारे सभी विद्यार्थियों। स्वागत है आपका अपनी क्लास यूआरडी एकेडमी में। और आज हम परसेंटेज का चौथा पार्ट लेकर के आए हैं, जिसमें हम आय बेस से रिलेटेड क्वेश्चन करेंगे, जैसे कि बोर्ड में दिख भी रहा होगा। इसके पहले भी हमने आय बेस से कुछ क्वेश्चंस किए थे पिछले वाले लेक्चर में। तो जो भी बच्चा अगर इस डायरेक्ट वीडियो ये वाला देख रहा है, तो उसके पहले हमारे 3 लेक्चर्स ज़रूर देखें, क्योंकि जब हम पीछे देख कर के आएँगे, समझ कर के आएँगे, तभी हमें आगे के क्वेश्चंस क्या है, अच्छे से समझ में आएँगे, है ना? तो कॉपी लेकर और पेन लेकर के बैठिए और शुरू करते हैं आज की क्लास। और बेहतरीन क्वेश्चंस करते हैं जो आय से रिलेटेड क्वेश्चन है। और आय के क्वेश्चन देखे होंगे आपने, जनरल खूब एग्जाम में पूछे भी जाते हैं, तो इसका हम जो बेसिक तरीका है वो भी देखेंगे, और जो कुछ डायरेक्ट मेथड होते हैं कि अगर इस टाइप के क्वेश्चन है तो कैसे इसे जल्दी सॉल्व करना है, तो वो भी हम सॉल्व करके दिखाएंगे। ठीक है, तो आगे बढ़ा जाए। चलिए देखते हैं। जैसे ही क्वेश्चन दिया गया पहला, कह रहा है कि रमा के व्यय तथा बचत का अनुपात 5:3 है। यदि उसकी आय में एक 12% तथा व्यय में 15% की वृद्धि हो जाए, तो उसकी बचत में कितने प्रतिशत की वृद्धि होगी। ठीक है, चलिए अब जैसे ये क्वेश्चन दिया गया है, तो हम इसके दोनों तरीके समझेंगे। दो तरीके, एक बेसिक तरीका होगा कि जैसे हम क्वेश्चन को सॉल्व कर रहे हैं। तो मैंने बताया था पहले भी कि आय बराबर क्या होता है, इनकम बराबर, इनकम मतलब होता है व्यय मतलब एक्सपेंडिचर, और प्लस बचत मतलब सेविंग, यही होता है। ठीक, तो जैसे दिया गया है, जैसे कह रहा है कि रमा के व्यय तथा बचत का अनुपात कितना है, 5:3 है। तो व्यय कितना है, 5, और ये 5 है, और बचत कितनी है, 3 है। अगर 5 बचत है और 3 5 प्लस 3, तो आय कितना हो गया टोटल, 8 हो जाएगा। आय कितनी हो जाएगी, 8 हो जाएगी। ठीक है, अब जैसे मैं ये कह रहा हूँ कि उसमें पूछा है कि उसके बचत में कितने प्रतिशत की वृद्धि होगी। ठीक है, तो एक तरीका तो ये कर सकते हैं कि जैसे अब रमा के उसमें कितना आय में वृद्धि हो रही है, 12% की। आय में कितनी वृद्धि हो रही है, 12%। और व्यय में कितने की वृद्धि हो रही है, 15%। व्यय में कितने परसेंट की वृद्धि हो रही है, 15%। और बचत कितना है, 3 है। तो एक तरीका हम इस तरह कर सकते हैं कि हम वृद्धि निकाल लें। तो अगर इसमें एक भी जीरो नहीं दिख रहा है, ऊपर कहीं भी जीरो दिख रहा है, तो मैंने कहा अपने आवश्यकता अनुसार जीरो हम लगा सकते हैं, है ना। एक जीरो की आवश्यकता हो तो एक जीरो, दो जीरो की आवश्यकता पड़े तो दो जीरो, वो हम कंसीडर कर लगा सकते हैं। ठीक है, क्योंकि जैसे 12% है तो बटे में 100 जाएगा, तो दो जीरो कैंसिल आउट हो जाने, तो कैलकुलेशन क्या हो जाएगा, आसान हो जाएगा। तो मान लीजिए हमने दो जीरो यहाँ लगा लिए, दो जीरो यहाँ लगा लिए, और दो जीरो मान लीजिए यहाँ लगा लिए। ठीक है, ठीक। अब ये 12%, 800 का 12% की वृद्धि हो रही, तो 12% का मतलब 12×8 = 96। दो जीरो तो कैंसिल आउट हो जाएंगे, तो 96 अगर बढ़ गया तो ये कितना हो गया, 896। 896 हो जाएगा। ठीक, अब 15%, 15×15 = 75, तो +75 अगर ये बढ़ गया तो ये कितना हो गया, 575 हो जाएगा। अब 896 आए हैं, अगर 575 खर्च हो गया तो बचा कितना, 321। इसका मतलब पहले बचत 300 थी, अब बचत कितनी हो गई, 321। कितने की वृद्धि हो रही है इसमें, बताइए कितने की वृद्धि हो रही है, 21 की। कितने में, 300 में, और गुणे 100, जीरो जीरो कट जाएगा, और कितना आ जाएगा, 7%। ये हमारा क्या है, आंसर है। समझ में आए। तो क्योंकि ये तरीका भी समझ में आना चाहिए, क्योंकि कभी कभी क्या होता है कि हम अभी जो मैं तरीका, देखिए तरीके क्या होते हैं, कुछ पार्टिकुलर क्वेश्चंस के लिए होते हैं, लेकिन जो आपको मैंने कहा ना, एक बार कॉन्सेप्ट क्लियर है तो क्वेश्चन किसी भी टाइप का है, कैसा भी है, आप आराम से क्वेश्चन क्या कर सकते हैं, सॉल्व कर सकते हैं। तो मैंने कहा व्यय 5 था, बचत 3 थी, कितना हो गया, 8। मैंने कहा अपने अनुसार जीरो लगा सकते हैं, एक भी जीरो नहीं पहले से दिख रहे थे, तो परसेंटेज में दो जीरो हटाने के लिए, कि परसेंट जब आए तो दो जीरो कैंसिल आउट हो जाए, ताकि कैलकुलेशन थोड़ा सा आसान रहे। तो 12×8 = 96 हुआ, 896 हो गया, ये 500 हुआ, और कितना होगा, 1575, 575। और बचत कितनी आ गई, 321। तो 21 की वृद्धि हो रही कितने में, 300 में, मल्टीप्लाई 100, कितना आ गया, 7%। तो एक तरीका तो ये है। मैंने कहा एक दूसरा तरीका भी इसका हम कर सकते हैं, जो अब सेकंड मेथड है, उसको देखिए। जैसे ही मैंने कहा आय बराबर व्यय प्लस बचत, ये दूसरा तरीका है जो हम डायरेक्ट यूज करेंगे। कभी भी इस तरह का क्वेश्चन आएंगे तो हम यही तरीका क्या करेंगे, इस्तेमाल करेंगे। आ रही बात समझ में। जैसे जैसे आय बराबर व्यय प्लस बचत, तो जो भी रेशियो जिसका दिया होगा उसको उसी के नीचे रखिए। व्यय कितना है, 5, और बचत कितना है, 3। जिसमें जितना वृद्धि या कमी हो रही है, जैसे 5×3 = 8 हो गया, तो अब वृद्धि हो रही तो प्लस के साथ मल्टीप्लाई कराना है। अगर मान लीजिए क्वेश्चन में कमी कह रहा है तो माइनस के साथ मल्टीप्लाई कराना है। और अगर कह दे कि कुछ नहीं हो रहा, अपरिवर्तित है, कोई नो चेंज है, तो फिर वहां किससे मल्टीप्लाई करा देना है, जीरो से मल्टीप्लाई करा देंगे। अगर वृद्धि कह रहा है तो प्लस के साथ, कमी कह रहा है तो
माइनस के साथ। आ रही बात समझ में? तो अच्छा, आय में कितने परसेंट की वृद्धि कह रहा था? आय में वृद्धि कह रहा था कि 12% की वृद्धि कह रहा है, तो प्लस के साथ 12 का मल्टीप्लाई करा देना है 8 के। इसमें बे में कितने परसेंट की कह रहा था? 15% की वृद्धि कह रहा था, तो प्लस के साथ 15 का मल्टीप्लाई करा देना। और जिसका परसेंटेज वृद्धि या कमी पूछे उसमें किसके साथ मल्टीप्लाई करा लेंगे हम? एक्स के साथ। मान लेंगे कि x% की वृद्धि या कमी हो रही, तो वहां से इसकी वैल्यू निकल आएगी। अगर इसकी वैल्यू पॉजिटिव आ रही तो इसका मतलब वृद्धि आ रही, अगर इसकी वैल्यू नेगेटिव आ रही तो वहां पर मतलब क्या हो रहा है? कमी हो रहा है। आ रही बात समझ में? तो 12×8 = 96, 15×15 = 75, तो माइनस का 75 हो जाएगा, और 3x, तो 3x बराबर कितना आ जाएगा? 21। तो x बराबर यहाँ से जो वैल्यू आएगी वो कितनी आ जाएगी? 7%। ये हम डायरेक्ट तरीका इस टाइप के क्वेश्चन के लिए क्या करेंगे? इस्तेमाल करेंगे। फिर से एक बार बता दे रहा हूँ। जैसे देखिए, एक वो तो पहला क्वेश्चन, मतलब पहला तरीका होता है, वो भी आना ही चाहिए अच्छी तरह से, ठीक। दूसरा क्या है कि जैसे आय बराबर बे प्लस बचत लिखा हमने, तो मैंने कहा कि कोई भी जैसे दे, बचत दे दे, आय दे दे, रेशियो अगर दिया गया तो अच्छी बात है, अगर रेशियो नहीं दिया गया तो हम रेशियो बना लेंगे वहाँ पर, ठीक। जैसे यहाँ पर दिया कि बे का और आय का जो बचत रेशियो था, बे और बचत का रेशियो कितना दिया गया था क्वेश्चन में? बे और बचत का रेशियो दिया गया था, वो दिया था 5 और 3 का, तो आय कितनी हो जाएगी? 8। मैंने ये कहा इस टाइप के मेथड के लिए कि जो भी परसेंटेज वृद्धि या कमी दे, अगर वृद्धि कह रहा है तो प्लस के साथ मल्टीप्लाई कराइए, अगर कमी कह रहा है तो माइनस के साथ मल्टीप्लाई कराइए। जिसका परसेंटेज जो पूछ रहा हो, अगर बे का पूछ रहा है बचत का, उसको एक्स के साथ मल्टीप्लाई कराएंगे और वहां से हम एक्स की वैल्यू निकालेंगे, ठीक। अगर एक्स की वैल्यू पॉजिटिव आती है तो इसका मतलब प्रतिशत वृद्धि हो रही है, अगर एक्स की वैल्यू नेगेटिव आती है तो इसका मतलब प्रतिशत कमी हो रही है। समझ में आ गया होगा कैसे करना है, ठीक। आगे बढ़ें, अगला क्वेश्चन देखते हैं। इसी टाइप में अगला क्वेश्चन देखे, जैसे ये दिया गया, ठीक। जैसे कह रहा है कि यदि कोई व्यक्ति अपनी आय का 25% बचाता है, यदि उसकी आय में 20% की वृद्धि हो और उसकी उतनी ही धनराशि बचती हो, उतनी ही धनराशि बचती हो, तो उसके व्यय में कितने प्रतिशत बढ़ जाता है? आ रही बात समझ में? ठीक। अब मैं देखिए इसके दो तरीके बता दे रहा हूँ, पेज लेकर के इसके दो मेथड हम एक तो बेसिक तरीका वही, वो हम डिस्कस कर लेते हैं, और जो मैंने अभी डायरेक्ट बताया वो हम सवाल तो हम डायरेक्ट मेथड से ही लगाएंगे, ठीक है। जैसे मैं बता दे रहा हूँ कि जैसे बचत यहाँ पर दिया गया, तो बचत दिया है तो इसका मतलब रेशियो नहीं पता हमें, हम रेशियो बना लेंगे बचत और खर्च का। खर्च मतलब बे एक्सपेंडिचर। 25% अगर बचत करता है तो 75% क्या कर लेगा? वो खर्च करेगा। इसका मतलब रेशियो कितना हो गया? 1:3 का। रेशियो कितना हो गया? 1:3 का, ठीक। अब हम डायरेक्ट मेथड जो यूज करते हैं, जो मैंने दूसरा तरीका बताया, तो हमने क्या बताया उसमें कि आय बराबर ये प्लस बचत, ठीक है। व्यय कितना है यहाँ पर? 3, और बचत कितना है? बचत कितनी है? 1, तो 3×1 = 4। हो जाएगा कि नहीं? बताइए, इतनी बात समझ में आ रही है कि नहीं? अब मैंने क्या बताया दूसरे तरीके में कि जितने की वृद्धि हो रही हो या जितने की कमी हो रही, वृद्धि है तो प्लस के साथ मल्टीप्लाई करा लेंगे, कमी हो रही तो माइनस के साथ। अब जैसे आय में कितने परसेंट की वृद्धि हो रही है? 25 की। यदि कोई व्यक्ति अपनी आय का 25, यदि उसकी आय में 20% की वृद्धि हो रही है, आय में कितने परसेंट की वृद्धि हो रही है? 20% की। और व्यय में, और उसकी धनराशि उतनी ही बचती है और व्यय में कितने प्रतिशत बढ़ जाता है। इसका मतलब व्यय में परसेंटेज पूछ रहा है, तो जिसका पूछ रहा है उसमें एक्स का मल्टीप्लाई करा के हम इसकी वैल्यू निकाल लेंगे। अब कह रहा है बचत में उतनी ही धनराशि बचती है, मतलब बचत में कोई प्रतिशत परिवर्तन नहीं है। अब अगर कोई प्रतिशत परिवर्तन नहीं है तो इसका मतलब वहाँ हम किससे मल्टीप्लाई करा लें? 0 से। अगर कोई प्रतिशत परिवर्तन नहीं है तो इसका मतलब है कि वो वैल्यू क्या कांस्टेंट है, तो वहाँ हमने किससे मल्टीप्लाई करा लिया? 0 से, ठीक। ये तो वैल्यू 0 हो गई। ये कितना हो गया? 80, 3x, इसकी वैल्यू आ गई 80/3। इसका मतलब 26 सही 2/3%। कौन सा ऑप्शन? ए ऑप्शन। आ रही बात समझ में? समझ में आया कि नहीं? कि आय में कितने परसेंट की वृद्धि हो रही है? 20% की, हमने 20 से मल्टीप्लाई करा लिया। और व्यय में कितने परसेंट की वृद्धि हो रही थी वो पूछ रहा था, तो हमने x से मल्टीप्लाई करा लिया। और बचत में कह रहा उतनी ही धनराशि बचने का मतलब वैल्यू क्या है? कांस्टेंट है, तो हमने किससे मल्टीप्लाई करा लिया? 0 से। ये वैल्यू 0 हो गई। 80, 80/3, 80/3 को सॉल्व करेंगे तो कितना आएगा? 26 सही 2/3%। ये क्या है? इसकी प्रतिशत वृद्धि, ठीक है। अब मैंने वही कहा कि अगर इसकी वैल्यू माइनस आ जाए तो वहां पर क्या हो जाएगा? प्रतिशत कमी हो जाएगी, ठीक। अब मैं कह रहा हूँ कि अगर जो बेसिक तरीका अगर उसको भी हम देख लें यहाँ पर, तो उसको भी हम आराम से क्या कर सकते हैं? सॉल्व कर सकते हैं। जैसे देख लीजिए, क्योंकि मैंने कहा दोनों चीज़ समझ में आनी चाहिए। आप ये कहेंगे कि मेथड सही कि नहीं, तो तरीका वो भी हम यूज कर लेते हैं। आय बराबर ये प्लस बचत, ये 1, ये 3 और ये 4, ठीक। इसमें 20% की वृद्धि हो रही थी, और
इसमें 20% वृद्धि हो रही थी और ये मैं पूछ रहा था, और धनराशि उतनी ही बचती है। ठीक है, तो मान लो ये दो जो जीरो हमने क्या कर लिए, लगा लिए। ठीक है, दो दो जीरो लगा लिए। ये अब 400 का 20% निकाला, 400 का 20% अगर निकालेंगे तो 480, 480 हो जाएगा कि नहीं। ठीक है, ये तो उतना ही रहेगा, तो ये 300 हो गया। सॉरी 300 नहीं, इसको मान लेंगे लास्ट में x है। ये कितना हो गया, ये तो उतना ही है, तो 100 हो गया। इसका मतलब ये वैल्यू यहाँ से कितनी हो जाएगी, 380 हो जाएगी, 380। अब ये वैल्यू 300 से कितनी हो गई, 380, 300 से 380 कितना बढ़ रहा है, 80, कितने में, 3 में, और गुणे 100 कैंसिल आउट होगा, तो फिर से वही 26 से 2/3%। आ रही बात समझ में। तो चाहे आप ऐसा तरीका लगा लीजिए, और या तो मैंने कहा सेकंड मेथड। तो हमेशा जब भी इस टाइप क्वेश्चन है, तो जो मैंने एक डायरेक्ट तरीका बताया है, जो एक ट्रिक है, और ट्रिक क्या है, हमेशा ट्रिक कैसे बनती है, एक जो लास्ट में सॉल्यूशन निकलता है हमेशा उसे ट्रिक बनती है। तो कोई ट्रिक वगैरह नहीं, आप उस मेथड को क्या करें, इस टाइप के क्वेश्चंस के लिए याद रखें कि अगर इस टाइप क्वेश्चन आए तो हमें ये तरीका यूज करना। बाकी मैंने बता ही दिया कि आप ये तरीका भी इस्तेमाल कर सकते हैं। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। ठीक है, समझ में आ गया होगा। जैसे जैसे क्वेश्चन ये दिया गया, कह रहा है कि ए और बी की आय का अनुपात 3:5 है, तथा इसके खर्चों का अनुपात 1:5 है। यदि ए और बी दोनों 100 रुपये बचाते हैं तो इनकी आय क्या होगी। ठीक है, देखिए, अब मैंने वही कहा ना कि अब ए और बी की आय का अनुपात कितना, 3 और 5। ए और बी की आय का अनुपात कितना है, 3 और 5 है। ठीक, तो हम इसकी आय मान सकते हैं, इसकी आय 3x मान लीजिए, और इसकी आय कितनी मान ले हम, 5x। ठीक है, इतनी बात समझ में आ रही। अब या तो इसको हम रेशियो बना के कर सकते हैं, या तो फिर मैंने कहा इस तरह सॉल्व कर सकते हैं। आय में, अच्छा, आय 3x है, और यदि दोनों 100 रुपये बचाते हैं, यदि दोनों 100 रुपये बचाते हैं, तो अगर हम आय में बचत को घटा दें तो खर्च पता चल जाएगा। आय कितनी, 3x, और 100 रुपये बचा रहे हैं। इसी तरह बी की आय 5x है, ये भी 100 रुपये बचा रहा है। तो आय में बचत अगर घटा दे तो क्या पता चलेगा, खर्च पता चलेगा। और खर्च का रेशियो दिया गया है, खर्च का रेशियो कितना दिया गया है, खर्च का अनुपात 1:5 है। खर्च का अनुपात कितना, 1:5 है। इसको सॉल्व कर लेंगे तो 5×3 = 15x माइनस 500, 5x माइनस 100, ये कितना हो गया आपका, 10x बराबर 400, x बराबर 40। इसकी वैल्यू कितनी आ गई, 40। तो पूछ रहा था कि इनकी आय बताइए, तो आय कितनी हो जाएगी, 3 × 40 120, और ये कितना हो गया, 5 × 40 कितना हो गया, 200। आ रही बात समझ में कि नहीं। तो मैंने वही कहा कि बस एक ही लाइन है, आय बराबर बे प्लस बचत। अगर इसमें आय दी गई है और बचत, बचत कितना दिया गया है, 100 रुपये दोनों बचा है, तो आय में अगर हम बचत घटा देंगे तो किसका रेशियो पता चलेगा, खर्च का। और खर्च का रेशियो ऑलरेडी क्या है, दिया गया था। ठीक, इसका दूसरा तरीका भी है कि हम इसको रेशियो से भी कर सकते हैं। जैसे हम आगे रेशियो का चैप्टर पढ़ेंगे तो वहाँ भी कर सकते हैं। जैसे कह रहा कि ए और बी का जो अनुपात है पहले, वो कितना दिया गया था, 3 और 5। ठीक, बाद में अनुपात कितना हो जा रहा है खर्च का, 1:5। तो रेशियो अगर बैलेंस करेंगे तो यहाँ डिफरेंस देख लेना, 5 में डिफरेंस कितना है, 4, और यहाँ डिफरेंस कितना है, 2। तो यहाँ 2 से मल्टीप्लाई करा लेना है, और यहाँ किससे मल्टीप्लाई करा लेंगे हम, 4 के साथ। तो 4×3 = 12, और 5×2 = 20। इसी तरह यहाँ पर 2 और 10। अच्छा, यहाँ डिफरेंस अब कितने का है बताइए, डिफरेंस कितने का है, 10 का। और 10 यूनिट क्वेश्चन में कितना दिया गया, 100। 10 यूनिट अगर 100 है तो 1 यूनिट कितना हो जाएगा, 10। तो वही एक ही आय पूछी जाए तो 12 यूनिट कितना हो जाएगा, 120, और 20 यूनिट कितना हो जाएगा, 200। तो यहाँ से भी हम इस टाइप से भी क्वेश्चन क्या कर सकते हैं, सॉल्व कर सकते हैं। लेकिन अभी हम रेशियो पढ़ नहीं रहे, मैंने कहा परसेंटेज पढ़ना है, तो सिर्फ अभी रेशियो मैं नहीं बता रहा है ना, कि रेशियो को बैलेंस करना है, कैसे करना है। बस मैंने बता दिया कि हम इस टाइप इस क्वेश्चन को क्या कर सकते हैं, सॉल्व कर सकते हैं। लेकिन अगर वैल्यू अलग अलग दे दी जाए, है ना, वैल्यू अगर अलग अलग, इसमें तो सेम था कि 100 हो गया। ठीक, आ रही बात समझ में। तो रेशियो बैलेंस कैसे किया जाता है, जब हम रेशियो का चैप्टर पढ़ेंगे तब वहाँ डिस्कस कर लेंगे। अभी मैंने कहा सिर्फ हम परसेंटेज बेस्ड क्वेश्चन कर रहे हैं, तो आप वो तरीका क्या है इस्तेमाल कर सकते हैं। इसको भी देख सकते हैं, जो मैंने दोबारा बताया आप दोबारा देख सकते हैं। ठीक? जैसे इस क्वेश्चन को करते हैं, कह रहा है कि ए और बी की आय का अनुपात कितना, 5:3। तो ए और बी की आय का अनुपात कितना है, 5 और 3 का है। तो वही मैंने कहा कि इसको हम 5x मान लें, और इसको कितना मान लें, 3x मान लें। ठीक, अब यहाँ देखिए क्या दिया गया, कह रहा है उसके खर्च का अनुपात 9:5 है, यदि दोनों क्रमशः 1300 और 900 रुपये बचाते हैं। ए 1300 रुपये बचाता है और बी 900 रुपये बचाता है, तो दोनों की आय क्या है। ठीक, अब 5x में कितना, 5x में
1300 अगर घटा दें और 3x में 900 घटा दें तो हमें किसका रेशियो पता चल जाएगा? खर्च का। और खर्च का रेशियो क्वेश्चन में दिया गया है, कितना दिया गया है? 9:5। क्रॉस मल्टीप्लाई कर लेंगे तो कितना हो गया? 25x माइनस 6500 और ये 9×3 = 27x माइनस 8100। तो जब इसको सॉल्व करेंगे तो ये कितना हो जाएगा? 2x बराबर 1600, तो x बराबर 800। x की वैल्यू 800 आ गई। 800 का मतलब अगर एक ही आय पूछ रहा है तो 5 × 800, तो 8×5 = 4000। और अगर इसकी वैल्यू पूछ रहा है तो 3 × 800, 8×3 = 2400, तो बी की आय आ गई 2400। आ रही बात सुन? बड़ा आसान क्वेश्चन है। अगर हमें रेशियो पता है ए और बी की आय का, तो हम आय में वो कुछ भी देगा, कभी कभी खर्च दे देगा, कभी कभी बचत दे देगा। जैसे इस क्वेश्चन में बचत दे दिया तो फिर रेशियो देगा खर्च का, अगर खर्च दे दिया तो बचत का रेशियो देगा। ठीक, दोनों में से एक चीज देगा। ठीक, बस वैल्यू आय में हमने बचत को घटा दिया अलग अलग, और रेशियो हमें पता ही था, क्वेश्चन में गिवन था 9:5। देखिए ये दिया गया है, खर्च का अनुपात कितना है? 9:5, और आय का अनुपात है 5:3। बस यहाँ से हमने वैल्यू रखी, आय में किसको घटा लिया? बचत को। खर्च का रेशियो बना लिया, क्रॉस मल्टीप्लाई कर लिया, क्रॉस मल्टीप्लाई से इसकी वैल्यू आ गई 800। हमें आय पता करनी थी दोनों की, तो 8×5 = 4000 एक ही आय है, और बी की आय कितनी है? 2400। इतनी बात समझ में आ रही कि नहीं? बताइए। आसान है, मजा आ रहा होगा, है ना? तो इसी तरह मन लगा के क्या है, पढ़ते रहिए, हमारे साथ जुड़े रहिए, और हमारे टेलीग्राम चैनल को क्या करें, ज्वाइन करें। जो डिस्क्रिप्शन में लिंक दिया रहता है उसको जरूर ज्वाइन कर ले, क्योंकि ये सब पीडीएफ कहाँ मिलेंगे? टेलीग्राम। अगर नहीं ज्वाइन करेंगे तो बताइए कहाँ से मिलेंगे? इसलिए उसको भी ज्वाइन करें, और जो भी मैं पढ़ा रहा हूँ एक प्रॉपर नोट्स जरूर बनाइए, क्योंकि नोट्स बनाएंगे तभी आप रिवीजन भी कर सकते हैं, है ना? आपको देखना हो कोई क्वेश्चन जैसे नहीं आया तो आपने नोट्स बना रखी, आपने देख लिया कि हाँ क्वेश्चन को ऐसे क्या किया गया है, सॉल्व कराया गया था। इतनी बात समझ में आ रही कि नहीं? तो आगे बढ़े अब, चलिए। चलिए इसे करिए, मैं आपको कुछ समय देता हूँ, 30 सेकंड। थोड़ा सा अपने आप भी क्या करिए, क्वेश्चंस को ट्राई करिए, क्योंकि जब तक आप अपने आप से नहीं लगाएंगे ना, तब तक चीज़ें समझ में नहीं आती, है ना? मैंने बता दिया, आपने नोट कर लिया, तब तो ठीक है, समझ में आ जाता है कि हाँ ठीक। लेकिन जब तक आप स्वयं से क्वेश्चन नहीं सॉल्व करेंगे, स्वयं से दिमाग नहीं लगाएंगे, तब तक चीज़ें समझ में नहीं आती। क्योंकि मेहनत आप जब ज़्यादा करेंगे, हमसे ज़्यादा, तभी चीज़ें संभव होंगी। केवल हम मेहनत करें, आप कुछ ना करें मेहनत, तो फिर चीज़ें संभव होने वाली नहीं है ना? तो फिर ऐसे तो नहीं नौकरी लगने वाली। इसलिए साथ साथ क्या है, मेहनत करनी पड़ेगी, और सारे सब्जेक्ट्स को बराबर टाइम देना होगा ना। कुछ लोग होते हैं कि दिन भर मैथ ही मैथ लगा रहे हैं, या जीएस जीएस पढ़ रहे हैं। तो अगर आपको एग्जाम क्लियर करना है तो हर चीज़ क्या है, अच्छे लेवल में तैयार होनी चाहिए। मैथ भी अच्छे लेवल में तैयार हो, रीजनिंग, जीएस, इंग्लिश, हिंदी, हर चीज़। चलिए, हो गया होगा, इतनी देर में तो हो गया होगा। अब जैसे कह रहा है ए बी सी के वेतन का अनुपात है, ए बी और सी के वेतन का अनुपात कितना दिया गया? 1:3:4 दिया गया है। ठीक है, कह रहा है यदि उनके वेतन में क्रमशः 5%, 10% और 15% की वृद्धि की जाए, 5%, 10% और 15% की क्या की जाए? वृद्धि की जाए, तो कह रहा है कि बताइए उसके बढ़े हुए वेतन किस अनुपात में होंगे। ठीक है, क्वेश्चन दोनों में लिखा आपका, हिंदी इंग्लिश, ठीक है, दोनों में दिए गए हैं, तो आप देख सकते हैं उसे। अब मैंने कहा ना कि अपने अनुसार हम जीरो बढ़ा सकते हैं, हम वैल्यू पॉइंट में ना आए इस वजह से हम अपने अनुसार जीरो लगा सकते हैं। अच्छा, कोई बताएगा इसमें कितने जीरो हम लगा दें कि वैल्यू पॉइंट में ना आए? जैसे 5% है, एक भी जीरो नहीं, ना यहाँ जीरो है ना यहाँ जीरो है ना, ना यहाँ जीरो है ना यहाँ जीरो, तो हम दो दो जीरो लगा लिए अपने हिसाब से। ठीक है, लगा लिया, दो दो जीरो, जीरो ही तो लगाने हैं, और क्या दिक्कत है? लेकिन दो से ज़्यादा नहीं लगाने, कभी एक लगाएं कभी दो, लेकिन अपने आवश्यकता अनुसार, है ना? कहते हैं ना कि स्वाद अनुसार नमक डालना, वैसे ही है, जीरो भी अपने स्वादानुसार ही। ठीक है, जितनी आवश्यकता हो उतने ही। चलिए, कह रहा है 100 का 5% बढ़ गया, तो 100 का 5% बढ़ने का मतलब 5 अगर बढ़ गया तो एक वैल्यू कितनी हो जाएगी? 105 हो जाएगी। ठीक है, ये वैल्यू कितनी हो जाएगी? 105 हो जाएगा। अब 300 का 10% बढ़ गया मतलब 30 बढ़ गया, तो कितना हो जाएगा? 330। 15 चौको 60 मतलब 460। ठीक है, अब रेशियो तो पूछ रहा है, तो हम 5 से अगर काट दे तो ये कितना हो गया? एक, ये कितना हो गया? 26। अब 5 36 मतलब 66, और ये कितना हो गया? 21 66 92। कौन सा ऑप्शन दिख रहा है? 21 66 92, ऑप्शन नंबर सी। आ रही बात समझ में? ये आसान था क्वेश्चन,
आसान था बहुत। कह रहा था एबीसी दिया गया है, उसका रेशियो पता था। कह रहा है इतने इतने परसेंट की क्या हो रही है, वृद्धि हो रही है। अगर 5%, 10% और 15% की वृद्धि हो रही है तो इसका मतलब है कि मैंने कहा अपने अनुसार जीरो लगा लीजिए ताकि कैलकुलेशन आसान से थोड़ा सा। तो 5% बढ़ गया 105 हो गया, ये 330 हो जाएगी वैल्यू, और ये कितना होगा 460। बढ़े हुए वेतन का अनुपात निकालना था, तो बढ़े हुए वेतन का अनुपात कितना हो जाएगा 21, 66, 92। समझ में आ गया कि नहीं? आगे बढ़ा जाए। ठीक, चलिए आगे बढ़ते हैं। जैसे एक क्वेश्चन ये है, एक क्वेश्चन ये है, ये बड़ा अच्छा क्वेश्चन है, कई एग्जाम पूछा गया है। ठीक है, चलिए एक बार पढ़ते हैं, फिर क्वेश्चन को क्या करते हैं, सॉल्व करते हैं। जैसे कह रहा है कि तीन व्यक्ति ए बी सी जिनके वेतनों का जोड़ 72,000 रुपये, वेतन तीन लोग हैं और तीनों के वेतन का जो सम है वो कितना है, 72,000 रुपये है। ठीक, कह रहा तीनों अपने वेतन का क्रमशः 80%, 85% और 75%, क्रमशः का मतलब ए 80% खर्च करता है, बी 85% खर्च करता है और सी 75% खर्च करता है। ठीक है, ये तो क्वेश्चन में गिवन है। ठीक, कह रहा है कि यदि उन तीनों की बचतों का अनुपात, उन तीनों की जो बचत का अनुपात है, रेशियो का अनुपात है, वो है 8, 9, 20 का, तो ए का वेतन कितना होगा, तो ए का वेतन कितना होगा। ठीक, अब जैसे कह रहा है कि तीन लोग हैं, ए बी और सी, उनके खर्च का दिया गया कि खर्च वो कितना कितना करते हैं, खर्च कितना कर रहा है, ये 80%, 85% और 75%। यदि उन तीनों की बचत का अनुपात 8, 9, 20 हो, 8, 9, 20, अच्छा ये 80% खर्च करता है, 80%, ये 85% और ये 75%। तो अच्छा बताइए बचत कितना करेंगे, 20% करेगा, ये 15% करेगा और सी 25% करेगा। करेगा कि नहीं बताइए, करेगा। ठीक है, लेकिन जो बचत का अनुपात दिया गया है वो दिया गया है 8, 9, 20 का, जो रेशियो दिया गया है वो दिया गया है 8, 9 और 20 का रेशियो दिया गया है। कितना दिया गया है, 8, 9, 20 का। ये तो मैंने क्वेश्चन ही लिख दिया, जो क्वेश्चन दिया। आप जो पेपर में करोगे ना तो ये चीज़ें लिखने की आवश्यकता नहीं, ये तो सिर्फ मैं समझाने के लिए लिख रहा हूँ। ठीक है, आप डायरेक्ट लिखोगे 20%, 20% की वैल्यू 8 है, हमें 100% निकालना है कुल मिला के। अच्छा बताइए 20% की वैल्यू किसके बराबर है यहाँ पर, 8 के। मैं तीनों के लिए अलग अलग लिख दे रहा हूँ। ठीक है, ए के लिए, बी के लिए और सी के लिए। ए के लिए 20% की वैल्यू किसके बराबर है, 8 के। तो हमें कुल मिला के आय तो निकालनी है, आय कितनी होगी 100%। तो 100% बनाने के लिए 5 से मल्टीप्लाई करा दे दोनों पक्षों में, 5 दूनी 10, कितना हो जाएगा 100%। तो 100% वैल्यू कितनी आ जाएगी 40, कितना आ जाएगा। ठीक, इसी प्रकार 15% की वैल्यू किसके बराबर है, 15% की वैल्यू 9 के बराबर, तो 3 त्रिकाई 9, 3 × 5 = 15, तो 5% कितना आ गया 3। अब हमें 100 बनाना है, तो 20 × 5 = 100, अगर 20 का गुणा इस साइड कराए तो इस साइड भी कराओगे, 20 × 3 = 60। इसी प्रकार 25% की वैल्यू किसके बराबर है, 25% की वैल्यू किसके बराबर है 20 के बराबर। इसे 100 बनाने के लिए किससे गुणा कराएं, 4 से, तो 25 चौको 100, 25 चौको 100%, तो 4 का गुणा इस साइड में कराएंगे तो 4 दूनी 8, 80 हो जाएगा। इसका मतलब ए कितना हो गया 40, बी की आय कितनी होगी 60, सी की आय हो गई 80। अगर तीनों को जोड़ दिया जाए तो जोड़ेंगे तो 60, 40, 100 और 80 कितना हो गया, टोटल 180। और क्वेश्चन में 180 यूनिट, 180 यूनिट किसके बराबर दिया गया है, 72,000 दिया गया है कि नहीं। 472 मतलब 1 यूनिट 400, 1 यूनिट कितना आ गया 400। अब अगर आपने 1 यूनिट निकाल लिया तो फिर किसी की भी वैल्यू वो पूछे, हम आसानी से क्या निकाल सकते हैं आंसर। तो उसमें पूछा ए का बताइए वेतन कितना है, ए का वेतन कितना है 40, तो अगर 1 यूनिट 400 है तो फिर बताइए 40 यूनिट कितना हो जाएगा, 40 यूनिट 16,000 हो जाएगा कि नहीं। 40 यूनिट कितना हो जाएगा 16,000। तो कौन सा ऑप्शन सही होगा, बी ऑप्शन। समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा। देखिए बड़ा आसान क्वेश्चन है, मैंने कहा देखिए बड़ा नहीं है क्वेश्चन कि आप सोचे कि बहुत बड़ा सवाल है। आपको ये सब चीज़ें तो लिखनी ही नहीं है, ये सब चीज़ें तो सिर्फ समझाने के लिए। कुछ चीज़ें मैंने कहा ना कि जब हम पढ़ा रहे हैं आपको समझा रहे हैं तो एक एक चीज़ समझाएंगे तभी, एक एक चीज़ लिखेंगे तभी तो समझ में आएगा आपको, है कि नहीं। तो मैंने कहा खर्च कितना 80%, इधर 85 और इधर 75, तो बचत कितना होगा 20%, बी का 15%, सी का 25%। रेशियो उसने दे दिया था 8, 9, 20 का, तो हमें कुल मिला के एक ही आय पता करनी थी, बी की और सी की। आय अपने आप में 100% होगी, तो वही हमने किया कि 20% की वैल्यू 8 है तो 100% 40, 15% 9 है तो यहाँ से 100% कितना आ गया 60, यहाँ 25% बीट है तो 100% 80। टोटल सबको जोड़ लिया 60, 40, 100, 80 और कितना हो गया 180।
अब 180 यूनिट किसके बराबर है? टोटल क्वेश्चन में दिया गया 72,000, तो एक यूनिट कितना आ गया? 400। अब किसी की भी वैल्यू पूछे, अगर उसने ए की पूछा है तो 400 गुणे 40 16,000। अगर इसी तरह अगर बी की पूछ लेता तो 6 चौको 24 24,000। अगर सी की पूछ लेता तो 8 चौको 32 32,000। आ रही बात समझ में? तो बस यहाँ से तीनों क्या है ये आंसर, तो ये कितना हो गया? 16,000। आगे बढ़ा जाए, चलिए आगे बढ़ते हैं। समझ में आ गया होगा, अगर नहीं समझ में आया तो एक बार वीडियो क्या करें आप दोबारा देख सकते हैं बैक करके, तो और दोबारा चीज़ जब देखेंगे तो और अच्छे से क्या होगा वहाँ पर समझ में आएगा। जैसे एक क्वेश्चन ये है, इस क्वेश्चन को करते हैं, चलिए पढ़िए पढ़िए और एक सेकंड लीजिए अपने आप से, ठीक है? थोड़ा सा पढ़ें क्वेश्चंस को और थोड़ा समझें कि क्या क्या दिया गया। हट जाए, दिख रहा है? कह रहा है कि कोई व्यक्ति अपनी आय का 80% खर्च करता है। मैं पढ़ दे रहा हूँ। कोई व्यक्ति अपने आय का 80% खर्च करता है। आय का कितना खर्च कर रहा है? 80%। निर्वाह खर्च में वृद्धि होने के कारण उसके खर्च में 37.5% की वृद्धि होती है तथा उसकी आय में 16 से 2/3% की वृद्धि होती है। तो बताइए उस व्यक्ति की वर्तमान बचत कितनी है? ठीक है, वो ये पूछ रहा है परसेंटेज में कि वर्तमान बचत बताइए प्रतिशत में क्या है। ठीक है, अभी हम जो हमने डायरेक्ट मेथड यूज किया था वो क्वेश्चंस किसके लिए था कि जब वो प्रतिशत वृद्धि या प्रतिशत कमी पूछ रहा था शुरू से लेकर के अंत तक की, ठीक है, पहले और बाद के। लेकिन उसने क्या है इस क्वेश्चन में कि वर्तमान बताना है कि वर्तमान बचत कितनी हो रही है। ठीक है, तो इसलिए मैंने कहा कि कुछ आपको बेसिक कॉन्सेप्ट भी क्लियर होने चाहिए। अब जैसे मैंने कहा कि किसी आय का 80%, अब बताइए मैं अगर यहाँ आय अगर 100 मान लूँ, आय अगर मैं अगर यहाँ कितना मान लूँ 100 मान लूँ, तो 80 खर्च कर देगा और 20 क्या करेगा? बचाएगा। लेकिन 100 मानने से क्या होगा कि जैसे 100 मान लिया मैं समझा दे रहा हूँ थोड़ा सा, 80 और ये कितना हो गया? 20। अब 100, अब बताइए यहाँ पर निर्वाह खर्च में वृद्धि होने के कारण उसके खर्च में 37.5% और उसकी आय में साढ़े मतलब 16 से 2/3% वृद्धि होती। अगर आय में 16 से 2/3 का मतलब 1/6, तो कैलकुलेशन क्या हो जाएगा? थोड़ा सा बढ़ जाएगा क्योंकि वैल्यू कटेगी नहीं, इसलिए कैलकुलेशन बढ़ जाएगा। तो इसका मैंने बताया ना कि हम हमेशा क्या करें, एक संख्या मान लें। क्या करें? एक ऐसी संख्या मान लें कि वैल्यू क्या हो जाए? कट जाए। अच्छा बताइए 80% का मतलब 4/5 सॉल्व कर लेंगे, कितना आ जाएगा? 4/5। 37.5 से 1/2% का मतलब पता है? 3/8, है ना, लिखवाया मैंने। 37.5% का मतलब कितना होता है? 3/8। और कितना दिया गया है? 16 से 2/3%। 16 से 2/3% का मतलब 1/6। ठीक है, ये वैल्यू हो गई। मैंने कहा एक ऐसी संख्या मान लो कि वैल्यू कट जाए, जैसे 4/5, 3/8 और 1/6। तो अगर हम 8, 5 और 6 का क्या ले लें? एलसीएम ले लें, तो आसानी से वैल्यू क्या है? कट हो सकती है। तो कितना हो जाएगा? 120, है ना। 8 तो आएगा, 8 तिक 24 और 5 120। इसका मतलब आय हमने मान लिया कि आय कितनी है? आय बराबर व्यय और प्लस बचत। देखिए बड़ा आसान सा सोल्यूशन है। हमने आय मान ली कि आय हमने 120 मान ली, और 120 का अगर 80% खर्च करता है, 120 का 80% कितना होगा? 12 96। अगर 120 में 96 खर्च हो गया तो बचत कितनी है? 24 हो जाएगी। अगर 120 आय है, खर्च 96 है, तो बचत कितनी होगी? 24 होगी। अब उसने ये कहा है कि आय में 16 से 2/3% की वृद्धि होती है। 16 से 2/3 का मतलब 1/6 वृद्धि होगी, तो इसका मतलब 20 की वृद्धि हो गई और वैल्यू कितनी हो गई? 140। इसी तरह इसमें 37.5% का मतलब होता है, 37.5% का मतलब 3/8। वैल्यू कितनी होती है इसकी? 3/8। तो 12 3 36, 36 बढ़ जाएगा, तो ये कितना हो गया? कहाँ पर? 100। या तो दूसरा ये है कि हम इसको डायरेक्ट इस तरह भी लिख सकते हैं, जैसे 40 और ये कितना हो गया? 36, और यहाँ कितना? 4। तो 4/140 गुणे 100, ऐसे भी कर सकते हैं। या तो वही मैंने कहा कि इस तरह सॉल्व कर सकते हैं कि जैसे 8 हो गया तो 140 आ जाएगा, इस तरह भी सॉल्व, या तो जोड़ लें या तो नहीं जोड़ना, तब भी हम डायरेक्ट लिख सकते हैं कि ये कितना हो गया? 140 और ये कितना हो गया? 3/8, 12 3 36, और 36 का मतलब 132 हो जाएगा। ठीक, अब बताइए 140 ये है, 132 ये है, तो इस समय कितना हो गया बचत? 8 हो गई। बचत कितनी हो जाएगी? 8 हो जाएगी। अब बचत, लेकिन पिछले क्वेश्चन में क्या होता था? पिछले उसमें अंतर ये है कि इसमें वर्तमान का बचत प्रतिशत है, तो वर्तमान का बचत बताइए कितनी कर रहा है? 8। बचत कितनी कर रहा है? 8। कितने में?
40 में और गुणे 100। इसको सॉल्व कर लेंगे तो 2 सत्ते 14, 2 चौको 8, कितना आ गया 40/7। 40/7 का मतलब 5 सही 5/7%। कौन सा ऑप्शन सही है? बी ऑप्शन, 5 सही 5/7%। आ रही बात समझ में? वैल्यू क्वेश्चन आसान था, बस मैंने कहा ना कि बस थोड़ा सा आपको चीज़ें समझनी होंगी कि जैसे मैंने कहा अगर क्वेश्चन दे रहा है तो आप डायरेक्ट 100 ना मानो, कुछ ऐसी संख्या मान लो कि वैल्यू क्या हो जाए कट जाए। तो वही मैंने कहा 120 मान लो, ये 96 हो गए थे 24, इसमें 1/6 की वृद्धि हो रही थी, तो अगर 1/6 की वृद्धि हो रही थी तो कितना हो गया ये 140 हो जाएगा, 20 बढ़ जाएगा 140 हो जाएगा। आए बे कह रहा है कि 37.5 का मतलब 3/8, 37.5 का 3/8 का मतलब 12×8 = 96 और 12×3 = 36। तो जब 96 में 36 जोड़ लेंगे तो 96 36 जोड़ेंगे तो 6×6 = 12, 9×3 = 12, 1 13 132। अब कह रहे 140 आए हैं, बे कितना है 132 है। तो बताइए बचत कितनी होगी? 140 में 132 घटा देंगे, कितनी बचत आ गई 8। लेकिन वर्तमान का बचत प्रतिशत पूछ रहा है तो 8 बचत हो रही कितने में 140 में, तो 8/140 गुणे 100। तो सॉल्व कर लेंगे इससे, 2 सत्ते 14 और 2 चौको 8, 40/7 और 40/7 की वैल्यू 5 सही 5/7%। समझ में आ गया होगा? अच्छा क्वेश्चन था, है ना? तो इसके बाद आगे बढ़ते हैं। नहीं समझ में तो मैंने कहा ना कि आप थोड़ा सा वीडियो क्या करिए, एक बार दोबारा देख लीजिए, समझ में आ जाएगा। कह रहा है कि एक व्यक्ति अपनी आय का 27% भोजन पर, 23% शिक्षा पर, 19% मकान के किराए पर और 70% वर्ष पर वस्त्र पर और 9% मनोरंजन और यात्रा पर खर्च करता है। यदि उसकी वार्षिक बचत 18,000 हो, यदि उसकी वार्षिक बचत कितनी हो 18,000 रुपये हो, तो उसकी मासिक आय क्या होगी? ठीक है। अब जैसे इस तरह के क्वेश्चन में दो प्रकार के क्वेश्चन बनते हैं। एक तो क्या होगा कि इसमें शेष नहीं लगा होगा, रिमेनिंग टर्म नहीं जुड़ा होगा, जैसे डायरेक्ट सारे परसेंटेज देगा कि इसमें इतना परसेंट खर्च कर रहा है, इसमें इतना परसेंट खर्च कर रहा है। तो दो प्रकार के क्वेश्चन हम सॉल्व कर लेते हैं, ठीक है। जैसे कह रहा है एक व्यक्ति अपनी आय का 27% भोजन पर, 27% भोजन पर, तो अलग अलग परसेंटेज दिया गया 27%, तो अलग अलग जोड़ लीजिए 27%, फिर दूसरा 23%, फिर 19% प्लस फिर कितना दिया गया 17% और प्लस 9%, ठीक है। इतना वो अलग अलग दिया गया है कमोडिटी पर कि कितना कितना वो खर्च करता है, ठीक है। 27 30 जोड़ लिया तो कितना होगा ये 50, और ये 17 और 9 26, 26 और 19 45 और 45 और 50 95। इसका मतलब 95% क्या है वो खर्च कर रहा है, अलग अलग चीज़ों में उसने 95% क्या कर दिया खर्च कर दिया। अच्छा 95% उसने खर्च कर दिया है, 95% क्या कर दिया है खर्च कर दिया है, तो बचा कितना बताइए? अगर 95% खर्च हो गया तो बचत कितनी है? बचत कितनी हो जाएगी? बचत हो जाएगी 5%, हो जाएगी कि नहीं? अब 5% की वैल्यू किसके बराबर? उसकी कह रहे हैं वार्षिक बचत 18,000 रुपये, वार्षिक बचत क्या हो 18,000 रुपये हो, तो 5% की वैल्यू 18,000, तो कितना हो गई 36, 1% कितना आ गया 3600, 1% कितना आ गया 3600। अब 100% अगर निकाल लें तो कितना आ जाएगा 3600 मतलब 3,60,000। लेकिन मैंने कहा ना ये वार्षिक इनकम दी गई थी, क्या दी गई थी? वार्षिक, वार्षिक लिखा, वार्षिक बचत कितनी है 18,000, तो ये हमने क्या निकाल लिया उसकी वार्षिक आय निकाल ली। तो पूछ रहा बताइए उसकी मासिक आय, तो मासिक आय पूछ रहा तो भाग दे देते हैं बटे 12, 12×3 = 36। इसका मतलब जो मासिक इनकम है वो कितनी है 20,000 रुपये, और ये सवाल का क्या है आंसर है। हमारी बात सुन। तो मैंने कहा दो प्रकार के क्वेश्चन होंगे, एक क्वेश्चन में डायरेक्ट वो वैल्यू दे देगा अलग अलग चीज़ों में इतना इतना खर्च करता है, तो वैल्यू को सीधे सीधे जोड़ लेना है। जितना खर्चा है 95%, बचा कितना 5%, 5% की वैल्यू 18,000, 1% 3600, 100% वन वार्षिक निकाल लिया तो वार्षिक कितना 3,60,000। लेकिन उसने वार्षिक नहीं पूछा, क्या पूछा है मासिक। अगर मासिक पूछ रहा है तो फिर हम 12 का क्या दे देंगे भाग देंगे, एक साल 12 महीने, 12 का क्या किया भाग दे दिया, तो 12×3 = 36, कितनी आ गई वैल्यू 3,000 रुपये। इतनी बात समझ में आ रही कि नहीं? ठीक है आगे बढ़ा जाए, लास्ट क्वेश्चन है, इस क्वेश्चन करते हैं। और अभी कुछ क्वेश्चंस और जो आय बेस पर आधारित क्वेश्चन है, कुछ क्वेश्चन हम और करेंगे इस पर बेस्ड, और फिर इसके बाद नेक्स्ट टाइप में हम क्या करेंगे चलेंगे। आ रही बात समझ में कि नहीं? चलिए लास्ट क्वेश्चन देखा जाए।
कह रहा है कि एक व्यक्ति अपनी आय का 40% भोजन पर और शेष का 40% शिक्षा पर, शेष का 50% वस्त्र में खर्च करने के बाद 1080 रुपये बचत करता है। तो बताइए शिक्षा पर होने वाला व्यय कितना है? ठीक। तो देखिए मैं इसके 2 तरीके बता दे रहा हूँ। कभी अगर वो डायरेक्ट पूछे, कभी वो पूछे कि बताइए उसकी इनकम कितनी है? तो जो मैं अभी पहला तरीका बता रहा हूँ आप उसको क्या करें, इस्तेमाल करें, तो डायरेक्ट वहाँ पर आपको इनकम ही पता चल जाएगी। जैसे मान लीजिए कि शुरुआत में उसकी इनकम कितनी थी? एक्स की। शुरुआत में इनकम कितनी थी? एक्स थी। तो जब कभी क्वेश्चन शेष का टर्म आए, क्या लिखा हो? शेष लिखा हो, ठीक है? शेष लिखा हो और रिमेनिंग, शेष मतलब रिमेनिंग, इंग्लिश में रिमेनिंग लिखा होगा, ठीक है? तो हमेशा घटा करके वैल्यू लिखिए। परसेंटेज को हमेशा क्या लिखिए? घटा करके। जैसे उसने कहा 40% भोजन पर, तो 40% अगर खर्च हो गया तो बचत कितना हुई? 40 खर्च हो गया तो बचत कितना होगा? मैंने कहा 100 में घटा के लिखना है, तो बचत 60 हो गई। इसी प्रकार शेष का 40% शिक्षा पर, तो फिर से 40 में कितना बचा? 60। तो हमेशा कुल मिला के वैल्यू जब कभी शेष टर्म लिखा हो तो वैल्यू को घटा करके लिखना है। वो कैसे आता है मैं एक बता करके समझा दे रहा हूँ, क्योंकि बच्चे ये पूछते हैं कि बताइए सर शुरू में तो शेष नहीं लिखा, फिर भी हम इसको 40 में 100 में क्यों घटा के लिख देते हैं? तो उसका इसलिए लिखते हैं कि जैसे कह रहा है कि एक व्यक्ति अपने यहाँ का 40% खर्च कर दिया, 40% खर्च कर दिया, तो 40% खर्च करने के बाद शेष में निकाल रहे हैं ना हम। आ रही बात समझ में? जैसे हमने एक्स का 40% खर्च कर दिया, एक्स का 40% खर्च हो गया, तो बचा कितना? तो बचेगा वही ना कि 100 माइनस 40/100, यही होगा ना, एक्स माइनस एक्स का 40% बटे 100, इस तरह एक्स माइनस 40x/100, तो यही टर्म आ जाता है ना 60x/100। फिर इसी का हम निकालते हैं किसका? 40% शिक्षा पर, तो वही फिर से आ जाता 1 माइनस 40/100, फिर से आ जाएगा 60/100। इसीलिए हम क्या करते हैं, वैल्यू को घटा करके लिखते हैं। वो मैंने बता दिया क्योंकि डाउट रहता है कि कैसे आ रहा है, ठीक है? चलिए ये तो क्लियर हो गया, तो इसको हटा देते हैं, तो सिर्फ समझाने के लिए था। ठीक, तो इसको हटा दें, ये तो मैंने बता दिया कि कैसे था। चलिए क्वेश्चन समझते हैं। तो मैंने क्या कहा कि जब कभी शेष का टर्म हो, अगर कभी मासिक इनकम पूछे तो हम एक्स मान के डायरेक्ट वैल्यू क्या करेंगे, सॉल्व कर लेंगे। जैसे मान लिया कि शुरू में इनकम कितनी थी? वो एक्स थी। 40% अगर भोजन पर खर्च कर रहा है तो बचा कितना? 60/100। शिक्षा पर 40% खर्च कर रहा है तो बचा कितना? 60/100। घटा के लिखना, शेष का 50, 50 का आधा करोगे तो 50 ही आएगा, 50/100। कितना हो रहा है? कितना बचा रहा है क्वेश्चन? 1080। 1080 क्या हो जाएगा? बराबर हो जाएगा। यही तो हुआ, खर्च करने के बाद जो बच रहा है वही तो 1080 है। सॉल्व कर लेंगे इसको। तो एक वैल्यू आ गई इसकी 6000। तो अगर वो आय पूछता, अगर वो आय पूछे, कभी आय पूछे डायरेक्ट, तो फिर ऐसे ही सॉल्व करो और आय 6000 निकाल लेंगे, ठीक। लेकिन उसने ये पूछा था कि बताइए शिक्षा पर, क्या पूछा था उसने? शिक्षा पर होने वाला व्यय कितना होगा। तो अब अगर शिक्षा पर होने वाला व्यय निकालना है तो क्या किया जाएगा? शिक्षा पर अगर होने वाला व्यय आप निकाल रहे हैं तो 40% खर्च हो गया तो बचा कितना होगा? 60%। 6000 का 60% हमने निकाल लिया, तो कितना हो जाएगा? ये 3600। और 3600 का ही वो किस में खर्च कर रहा है? 3600 का 40% शिक्षा पर खर्च कर रहा है, तो कितना आ जाएगा? 4×24, 1440। 1440 रुपये किस पर खर्च कर रहा है? शिक्षा पर। तो मैंने ये कहा कि ये तरीका तब लगाइए जब कभी वो मासिक आय पूछे, तो मासिक आय जब पूछ रहा हो तो सीधे एक्स की वैल्यू निकालेंगे हम, डायरेक्ट आंसर। और फिर अगर अगर मासिक आय नहीं पूछ रहा, वो पार्टिकुलर कुछ पूछ रहा है, जैसे मान लो वस्त्र पर ही पूछ लेता, तो फिर हम 50% निकालते, तो फिर हम वैल्यू सॉल्व कर लेते कि मान लो 3600 रुपये, 3600 का, क्योंकि 3600 ही तो भोजन पर खर्च करने के बाद बचेगा 3600, और 3600 का 40% कितना होगा? 1440। लेकिन इसका एक दूसरा तरीका भी है, दूसरा तरीका भी समझ लीजिए। जैसे मान लिया कि मैंने कहा शुरू में हमारे पास इनकम कितनी थी? 100 थी। शुरू में इनकम कितनी थी? 100 थी। 100 में उसने 40% खर्च कर दिया किस पर? भोजन पर। 40% अगर खर्च हो गया तो बचा कितना? 60। और 60 का 40% खर्च कर दिया शिक्षा पर, 24, तो बचा कितना? 36। और 36 का 50% उसने खर्च कर दिया वस्त्र पर, मतलब 18, तो बचा कितना? 18। और 18 यूनिट किसके बराबर है? 1080। तो एक यूनिट कितना हो गया? 60। एक यूनिट कितना हो गया? 60। लेकिन उसने ये पूछा था बताइए कि वो खर्च किस पर कर रहा है? शिक्षा पर कितना? तो शिक्षा में कितना खर्च कर रहा था? 24 यूनिट। तो अगर एक यूनिट 60 है तो 24 यूनिट यहाँ से हम डायरेक्ट निकाल लेंगे।
60 गुणे 24 तो कितना आ जाएगा 1440। समझ में आ गया दूसरा तरीका भी। तो मैंने ये कहा कि कभी अगर इनकम डायरेक्ट पूछे तो आप एक्स मान के करो, यहाँ से डायरेक्ट इनकम पता चल जाएगी। ठीक, निकाल हम उससे भी लेंगे, उससे भी ज़्यादा कुछ समय थोड़ा लगता है, लेकिन हम अगर इस तरह यूज कर रहे हैं तो हम यहाँ से पार्टिकुलर चीज़ें पता चल जाएंगी और जिस भी यूनिट की वैल्यू वो पूछ रहा होगा आराम से निकाल सकते हैं। जैसे एक यूनिट निकाल लिया 60, अब एक यूनिट 60 निकाल लिया तो अगर वो भोजन पूछता तो 40 मल्टीप्लाई करा लेते 2400 आ जाता। अगर ये पूछता कि बताइए वस्तु पर कितना खर्च किया तो 18 गुणे 60 कर लेते तो 1080 आ जाता। आ रही बात समझ में? तो यहाँ से हम पार्टिकुलर चीज़ों के लिए वैल्यू निकाल सकते हैं। अगर पार्टिकुलर पूछ रहा तो आप इस तरह का तरीका इस्तेमाल करके वहाँ से हम हर एक टर्म की वैल्यू क्या कर सकते हैं, आसानी से फाइंड कर सकते हैं। ठीक है, इस 100 में अगर 40 खर्च कर दिया तो बचा 40, बचा 60, फिर 40 तो 24 खर्च हो गया, बचा 36, 36 में 18 खर्च हो गया, बचा 18, 18 यूनिट की वैल्यू कितनी है क्वेश्चन में 1080, एक यूनिट हो गया 60। अब किसी भी पर्टिकुलर कमोडिटी की अगर वैल्यू वो पूछ रहा है तो अगर भोजन पूछता तब भी हम 40 से गुणा करा लेते तो 2400 आंसर आ जाता। शिक्षा के लिए पूछ रहा था 1440 आ गया। अगर बस के लिए पूछता तो 18 गुणा करा देते 60 में तो 1080 रुपये आ जाता। ठीक है, इस तरह ये सारे क्वेश्चन हमने क्या किए, कंसिडर किए। अब जब एक नेक्स्ट लेक्चर में आएंगे तो हम इसके बाद कुछ क्वेश्चन और करेंगे जो आय व्यय पर आधारित होंगे और फिर इसी तरह हम धीरे धीरे करके पूरा परसेंटेज क्या है कवर कर लेंगे। फिर एक मिसलेनियस टाइप क्वेश्चन क्या करेंगे जो प्रीवियस ईयर आए होंगे उनको हम सॉल्व करेंगे और फिर देखिए परसेंटेज आपका कितना अच्छा तैयार हो जाएगा। तो आज के लिए इतने ही रखते हैं, धन्यवाद।